गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन पाथ ऑफ ज्ञान। आज जो मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और उन छात्रों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करके पीजी कोर्सेज के साथ में अपनी पढ़ाई को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। यानी कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो उन छात्रों के लिए है जो एमए एमएससी ज्योग्राफी से अपना कोर्स परस्यू कर रहे हैं, यानी कि उनकी पढ़ाई चल रही है। और जब एक बच्चा पीजी किसी सब्जेक्ट में करता है, यानी कि मास्टर्स किसी सब्जेक्ट में करता है, तो कुछ मिनिमम टारगेट उसको प्रीफिक्स करने चाहिए कि मैं पीजी करने के साथ में कौन सी ऐसी हायर एजुकेशन की डिग्रीज हैं जिनके लिए मैं प्रयास करूं। यानी कि एक बच्चा पीजी करते हुए एक फ्रेमवर्क बनाता है कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है। उसी फ्रेमवर्क के तहत यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनटीए के द्वारा, एनटीए आप जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी एजेंसी है जो लगभग सारे महत्वपूर्ण एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। उसी के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एनटीए के द्वारा नेट का एग्जाम करवाता है। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक पात्रता परीक्षा है। इस पात्रता परीक्षा को अगर आप पास करते हैं, यानी कि इसमें आप अच्छा स्कोर करके इस पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट को प्राप्त करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप पात्र हो जाते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत पढ़ाने के लिए। यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योग्य माने जाते हैं। कई सारे इसके अंदर कैटेगरीज अपने को देखने को मिलती है कि जब यूजीसी एनटीए के मार्फत, एनटीए के द्वारा एक टेस्ट वर्ष में 2 बार, लगभग जून और दिसंबर, ये 2 ऐसे माह होते हैं जब नेट के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। और इन नेट के एग्जाम्स को देने के लिए हमें एक बहुत बड़ा व्यू रचना, अपने सब्जेक्टिविटी के साथ साथ हमें बहुत समग्र ज्ञान की जरूरत होती है, क्योंकि यह जो परीक्षा होती है कोई एक पेपर से पास नहीं की जा सकती। यानी कि यदि मैं ज्योग्राफी विषय का छात्र हूं या ज्योग्राफी का स्कॉलर हूं, पीजी किया हुआ हूं, मिनिमम मेरे 55% हैं जनरल कैटेगरी में। कुछ रिजर्व कैटेगरीज के अंदर जो पीजी का मिनिमम परसेंटेज है उसमें थोड़ा 5% का रिलैक्सेशन अपने को देखने को मिलता है। यानी कि जो यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट कौन दे सकता है? एमए एमएससी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ छात्र, पीजी कंप्लीट किया हुआ छात्र, या पीजी फाइनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में पढ़ने वाला छात्र जिसका रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट की वो प्रतीक्षा में है, वह इसके लिए पात्र है। ठीक है, 55% जनरल कैटेगरी वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए और 50% इसमें जो रिजर्व कैटेगरी है, जिसके अंदर एससी एसटी
को सम्मिलित किया जाता है। ओबीसी के लिए ये प्रावधान नहीं है, केवल SC ST वाले छात्र ही इस रिलैक्सेशन को प्राप्त कर पाते हैं, वो 50% है। तो यानी कि यूजीसी नेट का एग्जाम MA MSc किया हुआ बच्चा, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया हुआ बच्चा, जो 55% जनरल कैटेगरी में और रिजर्व कैटेगरी में 50% अंक रखता है, वो देने के लिए पात्र है। उस परीक्षा में वो फॉर्म भर सकता है या उस परीक्षा में वो बैठ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी विषय के अंदर आप पारंगत हो। यदि मैं ज्योग्राफी का विद्यार्थी हूं और ज्योग्राफी का स्कॉलर होने के नाते मैंने भूगोल विषय को काफी अच्छे से पढ़ा है, चूंकि ग्रेजुएशन लेवल पर भी मेरे पास भूगोल विषय रहा, 11th-12th में भी भूगोल विषय रहा, पीजी में भूगोल विषय रहा, तो यानी कि भूगोल के साथ में मेरा जुड़ाव 7 वर्ष का हो गया। ये मैंने मेरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। कोई ऐसा छात्र हो सकता है जिसका 7 वर्ष का जुड़ाव न हो, 7 वर्ष का जुड़ाव उसका न हो, लेकिन वो ग्रेजुएशन में पढ़ चुका है और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ चुका है। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को पढ़े। लाइक यूजी लेवल पर उस छात्र के सपोज को ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं रहा, लेकिन उसने बीएससी कंप्लीट करने के बाद में एमएससी किया और एमए एमएससी किया और एमए एमएससी, क्योंकि बीएससी किए हुए छात्र को ज्योग्राफी में जब वो पीजी करता है तो उसको डिग्री एमएससी की मिलती है, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले लिया और उसने ग्रेजुएशन लेवल पर तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से अपनी पढ़ाई की, तो उसका 2 वर्ष का ही उसके साथ कनेक्शन बैठा विषय के साथ। सो पीजी सब्जेक्ट में पारंगतता होना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संकेत है कि वो छात्र पोस्ट ग्रेजुएट करते करते उस सब्जेक्ट के साथ जुड़ा। परंतु इसका जो प्रथम पेपर है, फर्स्ट पेपर है, यानी कि यूजीसी नेट पीजी के जो एलिजिबल छात्र हैं उनके लिए टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है नीट एनईटी के नेट के रूप में। जब नेट के रूप में उसकी एग्जाम हो रही है तो 2 पेपर कंडक्ट होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होता है एक साथ ही है ये, ठीक है। 50 क्वेश्चंस इसके आते हैं और 100 क्वेश्चंस, ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस के और ये 100 क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस के, ये तो होते हैं विषय से संबंधित। विषय यानी कि जो पीजी का विषय है, ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, साइंस के केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कोई सा भी सब्जेक्ट इसके अंदर आप ले सकते हैं। उस विषय से संबंधित 100 प्रश्न एमसीक्यू के रूप में बनते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का मार्क्स, 200 का तो मेन सब्जेक्टिविटी का, सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू वाला पेपर, और 100 मार्क्स का यानी कि 50 क्वेश्चन जो आते हैं, 50 × 2 = 100 मार्क्स हो गए। ये जनरल पेपर होता है जो सभी सब्जेक्ट के छात्र छात्राओं को देना है, सबके लिए कॉमन है। मेंटल एबिलिटी, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, रीजनिंग, टीचर एप्टीट्यूड, कई बार कुछ करंट अफेयर्स, ऐसे कुछ क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं और इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन 3 आवर्स में आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कि सीबीटी बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। पहले ऑफलाइन मोड पे हुआ करते थे, लेकिन ये अब सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। टाइम को परफेक्टली उसके अंदर, पहले भी परफेक्टली हुआ करता था लेकिन और ज्यादा प्रिसाइज हो गया ये, तो समय की पाबंदी है। कुल मिलाकर 180 मिनट एक छात्र को मिल रहे हैं और 180 मिनट में उसको 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। अब
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉपर नेट का एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। सो ये प्रॉपर खाका मैंने आपको बताया कि यूजीसी नेट कौन करवाता है, साल में 2 बार आयोजित होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस उसके अंतर्गत आते हैं, कितने क्वेश्चन उसके अंतर्गत आते हैं, कितने पेपर उसके अंतर्गत होते हैं। तो अप्रैल 3rd वीक में इसका नोटिफिकेशन लगभग जारी होने में है। जो जून 2026 वाला एग्जाम है उसका अप्रैल 3rd वीक में मोस्ट प्रोबेबली 5 to 10 डेज के अंदर आपका यह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा यूजीसी नेट का, और आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। वह छात्र भर सकता है जो तृतीय सेमेस्टर या चतुर्थ सेमेस्टर, तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि पीजी अब चूंकि एनईपी के तहत चलने लग गया है, तो 3rd या 4th सेमेस्टर या फिर एमए फाइनल के अंतर्गत बच्चा जो भी एग्जाम दे रहा है वो बच्चा रिजल्ट अवेटेड के रूप में भी एलिजिबल है। तो आरए का एक सर्टिफिकेट होता है, जब फॉर्म भरते हैं तब रिजल्ट अवेटेड का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको जिस कॉलेज से आप पढ़ रहे हैं तो वहां से आपको फॉरवर्ड करा के इसके साथ में सबमिट कराना होता है। सो ये जनरल जानकारी थी, आप इसके प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि एग्जाम कौन करवा रहा है, कब करवा रहा है और किस पैटर्न पे हो रहा है, तब तक हम उस परीक्षा को अच्छी तरह से अपने माइंड के अंदर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी इससे संदर्भित। चूंकि आज मैं जो आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भूगोल, ज्योग्राफी से रिलेटेड नेट का जो एग्जाम है, 80 नंबर का कोड है अपने सब्जेक्ट का, जो यूजीसी नेट के द्वारा निर्धारित कोड है वो है 8080। सो अब हम बात करते हैं भूगोल विषय के संदर्भ में कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या होता है, किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। कुछ बातें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि आज एक ग्रेजुएशन करने वाला छात्र बहुत कम तो वो कॉलेज आता है, रेगुलरिटी उसकी बिल्कुल नहीं होती, जैसे तैसे करके वह 50%, 60% तक के मार्क्स प्राप्त करता है। चूंकि ग्रेजुएशन लेवल पर उसकी रेगुलरिटी नहीं होती, तो एग्जैक्ट सब्जेक्ट का जो एकेडमिक नॉलेज है ना, वह वो प्राप्त नहीं कर पाता। यानी कि क्लास स्टडी इट इज मस्ट फॉर ए स्टूडेंट। आप सोच के देखें, एक ऐसा छात्र जो कॉलेज गया नहीं, जिसने पीजी प्राइवेट कर लिया, पीजी भी रेगुलर करने के साथ कभी कॉलेज में रेगुलर जाके क्लासेस उसने अटेंड करी नहीं, वो पढ़कर रटकर जिस भी तरह से 55% पीजी में बना जाता है, यूजीसी नेट का एग्जाम देता है, किसी कोचिंग में जाकर उसकी प्रिपरेशन करता है, गुड लक की बात है। सब कुछ किया उसने, करने के बाद अच्छी तरह से पढ़ाई करी उसने। मैं ये नहीं कह रहा उसने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई करेगा तभी व्यक्ति नेट क्लियर कर पाएगा, ये तो आप मान के चले। कोई यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का आंतरिक मूल्यांकन नहीं है कि बिना पढ़ाई किए हुए, बिना छात्र अच्छी तरह से उसको प्रिपेयर किए हुए वो उस परीक्षा को पास कर ले। कोई तुक्का नहीं चलता है वहां। हाँ, माना कि माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेटिकुलस ज्ञान उस सब्जेक्ट का प्राप्त करना ही पड़ेगा, तब जाकर आप यूजीसी नेट का एग्जाम पास कर सकते हैं। तो मैं जो बात कहने जा रहा हूं कि एक बच्चा जो कभी ग्रेजुएशन में रेगुलर नहीं गया, पीजी उसने रेगुलर नहीं किया, फिर भी वो नेट हो गया। नेट होने के बाद वो प्राइवेट किसी कॉलेज में भी पढ़ाने जाता है या उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। आप सोच के देखें, उसने कभी रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड करी, तो उसको जो पढ़ाने की बारीकियां वो कहां से आएगी उसके दिमाग में? वह उस सब्जेक्ट को जो जानता है उसको कैसे डिलीवर करेगा?
उसको उस जॉब में या उस फील्ड में जाने के बाद 2-3 साल 4 साल तो उसको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि वो प्रिपेयर तो है ही नहीं, उसको प्रिपेयर होना है। यानी कि वो अगर किसी कॉलेज में 3 साल 2 साल पढ़ा रहा है तो उसका एक, जिसे अपन कह सकते हैं कि इंटर्नशिप मान लो उसकी, यानी कि उसका तैयारी का वक्त है, वो भी है वो क्वालिफाइड, लेकिन उसको पढ़ाना परफेक्टली नहीं आएगा। ये मान के चलिए क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने कभी रेगुलर महाविद्यालय में पढ़ाई की ही नहीं। तो सबसे पहली जो मेरी आप लोगों से एक अपील करता हूं कि आप अगर छात्र हैं, महाविद्यालय के छात्र हैं, आप चाहे किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी सरकारी महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, आप सबसे पहले एक चीज जरूर सीखें कि अकादमिक या कॉलेज में बैठकर पढ़ना यह आपके वास्तविक भविष्य का निर्माण करने का सूचक होगा। ये मान के चलिए कि आप 3 वर्ष, फिर पीजी के 2 वर्ष, 5 वर्ष किसी भी महाविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं, वहां के शिक्षकों के साथ में आपने सब्जेक्टिविटी को बहुत मेटिकुलस ढंग से, सूक्ष्म ढंग से आपने पढ़ाई की, उसकी एक एक पॉइंट को आपने समझा है। क्योंकि सतत पढ़ाई करना और एक 15 दिन की पढ़ाई करना, 6 महीने की कोचिंग करना, इट्स एन वेरी डिफरेंट थिंग्स। आप हिस्ट्री उठा के देखें, डेटा उठाकर देखें, आप कभी भी इंटरनेट पर सर्च करके देखें कि जो यूपीएससी में टॉपर बच्चे हैं या यूपीएससी को अच्छी तरह से जो पास करने वाले छात्र हैं, अभी आरएस 2024 का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में जो पास हुए उन छात्र छात्राओं को आप, सारे छात्र छात्राओं के बारे में आप जानकारी जुटाएं तो आपको ये 100% ये चीज निकल कर आएगी कि वो जितने छात्र आज आरएस क्लियर हुए हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई को वास्तविक रूप में महाविद्यालय जाकर उस महाविद्यालय के साथ में जुड़कर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया है। ऐसे नहीं कि वो आधे टाइम घर पे बैठे रहे हो। कोरोना पीरियड को छोड़ दीजिए, बाकी जनरली जो भी छात्र आपको एक अच्छी पोजीशन पर, एक अच्छी जॉब को लिए हुए दिखेगा, वह जिस भी संस्थान से पढ़ रहा है उस संस्थान का नियमित विद्यार्थी, यानी कि नियमित जाने वाला विद्यार्थी रहा होगा। ऐसा नहीं है कि केवल नाम का नियमित रहा हो, उसने रेगुलर पढ़ाई की है वहां पर। तो सबसे पहला जो मंत्र आप ध्यान में रखें, आप अंडर ग्रेजुएशन में है या पीजी में है, तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आप जिस भी संस्थान में अध्ययनरत हैं, प्राइवेट है तो बात अलग रही, बाकी अगर आप रेगुलर हैं तो आपको उस महाविद्यालय में जाकर पहुंचकर अपने सिलेबस को नित्य प्रतिदिन पढ़ने का एक हैबिट डेवलप्ड करनी है। ये यूजीसी नेट ऐसे ही क्लियर नहीं होता है, एक लंबा प्रयास करना पड़ता है इसके लिए। बहुत लोग 10-10 बार, 5-5 बार, 7-7 बार यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं और क्लियर ही नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अपनी नियमितता आप बनाए रखें। हम जब बात कर रहे हैं भूगोल की, और 80 नंबर मैंने आपको अपने इस सब्जेक्ट का कोड बताया कि इस कोड के तहत यूजीसी नेट एग्जाम करवाता है, तो सबसे पहला जो पॉइंट बनता है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, भूगोल जो है, उसका पाठ्यक्रम क्या है यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। यानी कि सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने भूगोल विषय में नेट कराने के लिए एक पाठ्यक्रम को सुनिश्चित किया है। कुल मिलाकर इस विषय की 10 यूनिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, कुल मिलाकर ये 10 यूनिट आपको देखने को मिलेगी भूगोल विषय के अंतर्गत। अब ये 10 यूनिट है क्या? चूंकि आज एक छात्र एनईपी का है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पढ़ रहा है, 2023 के बाद एनईपी राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में लागू हो गई। तो अब आप देखिए, भूगोल विषय की बात अपन कर रहे हैं, स्पेसिफाई में ज्योग्राफी के लिए आपको यूजीसी नेट के लिए गाइड करूंगा कि सिलेबस क्या है, बुक्स हमें कौन सी रेफर करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं उस विषय को तैयार कहां से करें। कोचिंग अलग चीज है, कोचिंग एक अलग प्लेटफॉर्म आपको देता है, बहुत परफेक्ट प्रिसाइज डायरेक्शन आपको वहां से मिलती है। जिसको भी कोचिंग ज्वाइन करनी है आप करें, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं, यह आपका सेल्फ डिसीजन है। बाकी आप स्वयं पढ़ते हुए भी चीजों को काफी हद तक अचीव कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास टूल सही है। आज पढ़ाई के लिए आप पीजी की पढ़ाई कर रहे हो और नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास होना क्या चाहिए? मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? बुक्स, ओके, किताबें तो होनी ही चाहिए। एक ग्रेजुएशन, एक आम सर्वे करके देख लीजिए आप, 70% क्या लगभग 80% बच्चा बुक्स नहीं खरीदता। या तो वो 1 वीक सीरीज पर या पुराने नोट्स पर या फिर जिस कॉलेज में पढ़ रहा है वहां की लाइब्रेरी की बुक्स के ऊपर डिपेंड रहता है, खुद की किताबें नहीं खरीदता। बाकी सारे शौक मौज करेगा, वो 25,000 का मोबाइल अपने पास रखेगा, 50,000 का मोबाइल तक वो ले आएगा, लेकिन साल भर में आने वाली 3,000, 2,000 या 5,000 की किताबें उससे नहीं खरीदी जाती। जबकि एक आदत होनी चाहिए कि एक ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा एटलीस्ट साल में एक बार टारगेट रखे कि उसको 2,000 की किताब तो खरीदनी है। मिनिमम 2,000 रुपीज की बुक्स एवरी ईयर वो परचेज करें। एक साथ लोड भी नहीं पड़ना। सोच के देखिए, आपने पीजी करते करते 5 साल के अंदर 25,000 रुपए की किताबें खरीदी। 25,000 रुपए की अगर आप बुक्स को एग्जैक्टली परचेज करने जाएंगे तो एक काफी अच्छी आपकी बुक रैक घर पे कंप्लीट हो जाएगी, छोटी लाइब्रेरी आपकी बन जाएगी। और वो तो बहुत अमूल्य धरोहर है एक छात्र के लिए। पढ़ने और पढ़ाने वाले लोगों के लिए बुक्स को खरीदना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा ये ध्यान रखें कि वो अपने सब्जेक्ट की किताब जिसमें मास्टरी वो करने जा रहा है उसकी बुक्स का कलेक्शन उसके पास होना चाहिए। तो ये जो 10 यूनिट है, इस 10 यूनिट का ब्यौरा अपन देखते हैं कि कौन कौन सी यूनिट किस किस तरह की है। ओके, तो जो सबसे पहली यूनिट है उसको अपन बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान। जो फर्स्ट यूनिट हमारे सिलेबस की है, वो जो फर्स्ट यूनिट है वो कौन सी है? भू आकृति विज्ञान। सिलेबस को डिस्कशन कर रहे हैं अपन, ज्योग्राफी के नेट का सिलेबस। 80 नंबर का कोड है अपना। और पहली जो यूनिट है वो है भू आकृति विज्ञान। फर्स्ट यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा आप लोगों ने, सब छात्र छात्राएं जो ग्रेजुएशन लेवल पर ज्योग्राफी पढ़े हैं वो भौतिक भूगोल से तो बहुत अच्छी तरह से परिचित होते हैं। कारण कि भौतिक भूगोल अमूमन 80% बच्चों के लिए सरदर्द होता है। उस पेपर को पास करना बहुत हर छात्र छात्रा के लिए हेडेक से परिपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मान के चलते हैं उसको हम। बहुत लेवल का साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में उसको देखा जाता है। काफ़ी अच्छी थ्योरीज उसके अंदर आती है। और भौतिक भूगोल कुल मिलाकर संपूर्ण पृथ्वी के सभी आयामों को अध्ययन करने वाला एक विषय के रूप में देखा जाता है। एक भूगोल विषय की एक ऐसी शाखा है जो पृथ्वी के लगभग सभी आयामों को कवर करते हुए, भौतिक आयामों को कवर करते हुए उसके अंदर कंटेंट्स अपने को देखने को मिलते हैं। यानी कि थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों मंडलों का अध्ययन करने का जो एक समग्र सब्जेक्टिविटी है वो
फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है। उस भौतिक भूगोल के अंतर्गत पहला जो पोर्शन होता है वो भू आकृति विज्ञान होता है, यानी कि यह स्थल मंडल को अध्ययन करने वाला लिथोस्फेरिक स्टडी। लिथोस्फेरिक स्टडी जिस भूगोल की शाखा में होती है, भौतिक भूगोल की जिस शाखा में होती है, उसे हम भू आकृति विज्ञान कहते हैं। भू की आकृति को साइंटिफिक ढंग से पढ़ने वाला शास्त्र, उसको हम भू आकृति विज्ञान कहा जाता है, पहला। दूसरा जो यूनिट है, अब इसके अंदर कंटेंट बहुत सारे हैं। अब आप जब भू आकृति विज्ञान की बात करते हैं तो भू आकृति विज्ञान किससे डील करता है, ये इंपॉर्टेंट है। हमें कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक इसके अंतर्गत कवर करने हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर एनुअल स्कीम में जो बच्चा पढ़ा उसने भौतिक भूगोल पहले ही साल में पढ़ा था, प्रथम वर्ष में ही भौतिक भूगोल था। 3 यूनिट उसके अंतर्गत थी। तीनों यूनिट के अंदर कोई 50 के अराउंड चैप्टर्स थे। पहली यूनिट पूरा जियोमॉर्फोलॉजी की थी, सेकेंड यूनिट पूरी की पूरी क्लाइमेटोलॉजी की थी, और थर्ड यूनिट पूरी की पूरी ओशिनोग्राफी की थी, समुद्र विज्ञान की थी। यानी कि यह कंप्लीट भौतिक भूगोल एनुअल स्कीम वाले बच्चों ने पढ़ा। लेकिन एनईपी के तहत थोड़ा सा चीजें बट गई है। वो जो एनुअल स्कीम का जो भूगोल का सिलेबस था, भौतिक भूगोल का जो सिलेबस था, उसको बांट दिया गया है। प्रथम सेमेस्टर के अंदर भू आकृति विज्ञान आता है, 4 यूनिट है, हर एक में लगभग 4 से 5 चैप्टर उसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। और प्रथम सेमेस्टर में भू आकृति विज्ञान को पढ़ रहे हैं। फिर सेकंड सेमेस्टर में ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाता है, मानव भूगोल आ जाता है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर क्लाइमेटोलॉजी को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इस तरह से आगे सिलेबस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि कैसे कैसे बच्चा एनुअल स्कीम के बाद में जब वो एनईपी में आया है तो वो उसी भौतिक भूगोल को तोड़कर अलग अलग सेमेस्टर्स में उसका अध्ययन कर रहा है। लेकिन कर रहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो उस स्टडी को कर रहा है। एक बच्चा सोचे इस बात को कि मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए, कि मुझे बीएड करना है, कि मुझे पीजी करके नेट करना है, कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है, मुझे एसआई की तैयारी करनी है, कि मुझे और कोई प्रोफेशनल जॉब में जाना है। तो हर एक का रोड मैप डिफरेंट होता है, ये मान के चले, और उस रोड मैप को आपको तय करना पड़ेगा। मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये चीज रेगुलरिटी में बताता रहूंगा कि किस तरह से एक आर्ट्स का बच्चा अगर नेट करना चाहता है किसी सब्जेक्ट में तो उसका रोड मैप क्या हो, आरएस करना चाहता है तो उसका रोड मैप क्या हो, एसआई की तैयारी करना चाहता है तो उसका रोड मैप क्या हो, यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसका रोड मैप क्या हो। वो अंडर ग्रेजुएट करने के बाद किसी प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहता है तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए। एक बीए करने वाला बच्चा भी एक अच्छा प्रोफेशनल बन सकता है यदि वह अपने ग्रेजुएशन के साथ में कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस को और डिप्लोमास को इंक्लूड कर ले रेगुलरिटी में। ऐसा नहीं है कि वो जागे तब की सवेरा ही नहीं हो। फिर कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा, ऐसा नहीं है। हमें एग्जैक्टली जागना पड़ेगा, 5 बजे उठना पड़ेगा, तब जाके सवेरा देखने को मिलेगा। 12 बजे कोई सवेरा नहीं होता है, 2 बजे कोई सवेरा नहीं होता है। ये सब मिथ्या बातें हैं कि जब जागो तब सवेरा नहीं। एक स्टूडेंट के लिए सवेरा क्या है? सुबह 5 बजे उठना ही सवेरा है। आपको ग्रेजुएशन करते हुए उस रोड मैप को कंप्लीट अच्छी तरह से अपने माइंड के अंदर सेट करना पड़ेगा। यह नितांत आवश्यकता है। वर्तमान एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम में छात्र छात्रा को प्रॉपर गाइडेंस देना, उसको काउंसल करना, उसकी काउंसलिंग प्रॉपर होना एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं मान के चलता हूं कि स्टेप है। कोई भी कॉलेज, कोई भी महाविद्यालय, कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान छात्र छात्राओं की काबिलियत को पहचान कर उनको एक प्रॉपर रोड में बनाने को बोले,
या उनके साथ मिलकर एक प्रॉपर रोड मैप बनाए कि एक बच्चा एग्जैक्टली ग्रेजुएशन करते करते उसके दिमाग में कुछ तो चलता होगा कि वो कहीं तो जाना चाहता है। ऐसा तो नहीं कि वो केवल ग्रेजुएशन करने के लिए आया है, कुछ न कुछ तो टारगेट होगा उसका। इन चीजों पे आप विशेष रूप से ध्यान दें, अपने रोड मैप्स आप 100% बनाने की कोशिश करें। हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। पहली यूनिट भू आकृति विज्ञान, भौतिक भूगोल की एक शाखा है। भू आकृति विज्ञान के बाद में आता है जलवायु विज्ञान। नेट की दूसरी यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी। भू आकृति विज्ञान धरती के स्थल मंडल को अध्ययन करता है, लिथोस्फीयरिक स्टडी करता है। तो क्लाइमेटोलॉजी एटमॉस्फेरिक स्टडी करता है, सारा का सारा एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ता है। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संगठन, पवने, वायुदाब, सूर्यताप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है उसके अंतर्गत कि जो आपको देखने को मिलेंगे। आपने कोपेन और थॉर्नथवेट का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। चक्रवात, NSO, एलिनो, ये बहुत सारे ऐसे चरम घटनाएं हैं। टोर्नेडो, बादलों के प्रकार। आपको नेट की तैयारी करनी तो आपको बादल के प्रकार आने चाहिए, वर्षा के प्रकार आपको पता होने चाहिए। किस क्षेत्र में किस तरह की वर्षा होती है धरती पर, आपको एग्जैक्टली उस चीज के बारे में प्रिसाइज नॉलेज होना चाहिए कि चक्रवाती वर्षा कहां होगी तो संवहनी वर्षा कहां होगी। यह आपको एग्जैक्टली बिल्कुल सूक्ष्म ज्ञान आपको जब तक नहीं होगा तब तक आप नेट को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ईच एंड एवरी टॉपिक हैज देयर ओन इंटरेस्ट। उसका खुद का उसकी खुद की एक रुचि होती है उस चैप्टर की। उस चैप्टर की रुचि को आपके साथ उसको समामेलित करना, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अगर वैश्विक पवन प्रवाह पढ़ रहे हैं, ग्लोबल विंड सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए व्यापारिक पवने क्या है, पछुआ पवने क्या है। पछुआ पवनों को उत्तरी गोलार्ध में किन नामों से जाना जाता है या दक्षिणी गोलार्ध में किन्हीं विशिष्ट नामों से जाना जाता है क्या? गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s। ये पछुआ पवनों का नामकरण है। कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर बहुत तीव्र प्रवाह से बहती है। तो उनके अंदर जो साउंड वेव्स जनरेट होती है वो इस तरह की होती है कि 40 डिग्री के आसपास गर्जना होती है, इसलिए उसको गरजता 40 कहा जाता है। 50 डिग्री के आसपास उसको फ्यूरियस, भयंकर 50, और 60 डिग्री के आसपास उनको चीखता 60 कहा जाता है। तो दे आर मेटिकुलस नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्टिविटी, एनी टॉपिक। तो दूसरा जो अपना यूनिट है क्लाइमेटोलॉजी। तीसरी यूनिट समुद्र विज्ञान। ओशनोग्राफी, सीधा सा नाम समुद्र विज्ञान, तो समुद्रों के बारे में, महासागरों के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत कि हमें उनका अध्ययन करना है। लाइक महासागरों के उच्चावच के बारे में, महासागरों की धाराओं के बारे में, महासागरों की लवणता, महासागरों का तापमान, महासागरों का वैश्विक वितरण, उसके अंदर बहने वाली गर्म एवं ठंडे जल की धाराएं, ज्वार भाटा, समुद्र जल स्तर का परिवर्तन, है ना, सागर नीतल परिवर्तन, सुनामी, चक्रवात, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं इसके अंतर्गत जो आपको पढ़ने हैं। और 4th नंबर पर आता है पर्यावरण भूगोल। इसको पर्यावरण भूगोल कह लो या फिर पारिस्थितिकी विज्ञान एवं एनवायरनमेंट कह लो। ये 4 यूनिट, 1 से लेकर 4, 10 यूनिट में से यह 4 यूनिट आपको अपने दिमाग में एक सेक्शन के रूप में रखना है। यानी कि यह कुल मिलाकर एक मानकर पढ़ना है। बिकॉज द ऑल ब्रांचेस आर
वेरी वेरी मच को रिलेटेड टू ईच अदर। सारा फिजिकल सेटअप ऑफ द अर्थ इन सभी 4 ब्रांचों के अंतर्गत आने वाला है। पर्यावरण पढ़ेंगे, इन तीनों पर डिपेंड करता है। समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे, यह भी इन तीनों पर डिपेंड करता है। जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे तो यह भी इन तीनों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब दे ऑल आर कोरिलेटेड, बहुत घनिष्ठ रूप से सहसंबंधित है। फैक्ट्स भी इसके अंदर इंक्लूड है। सारे में फैक्ट्स तो बहुत आपको देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे इन चारों यूनिट के अंदर, जो मैंने आपको एक सेक्शन के रूप में बनाया। आप इसको ए सेक्शन कह लो और इसका नाम दे सकते हो आप भौतिक भूगोल। मैंने नेट की तैयारी के हिसाब से इस भौतिक भूगोल को बनाया है आप लोगों के लिए, और इसमें ये 4 यूनिट बनाई है, आपको मर्ज करके दी है कि ये चारों यूनिट को मिलाकर आपको एक सेक्शन के रूप में स्टडी करना है। टोटल 10 यूनिट है ना, पूरे फिजिकल पूरा जो 80 जो अपना कोड है भूगोल का नेट के अंदर, उसमें 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से पहली 4 यूनिट मैंने बताई आपको, और ये चारों यूनिट क्या है आपके सामने। भू आकृति विज्ञान स्थल मंडल को पढ़ेगा, जलवायु विज्ञान वायुमंडल को पढ़ेगा, समुद्र विज्ञान जल मंडल को पढ़ेगा, और पर्यावरण भूगोल सारे बायोस्फीयर को पढ़ेगा। डन। अब आप देखिए इसको अगर अपन डायग्रामेटिकली समझे तो क्या है, दिस वन इज ज्योमॉर्फोलॉजी। ओके, ये भू आकृति विज्ञान है, मतलब ये स्थल है। ये दूसरा जल है जो जलवायु विज्ञान के रूप में पढ़ा जाएगा। ये तीसरा जल नहीं, सॉरी, ये वायुमंडल है, ये स्थल मंडल है, ये वायुमंडल है जो जलवायु विज्ञान के रूप में पढ़ा जाएगा, और ये तीसरा जल है जो समुद्र विज्ञान के रूप में पढ़ा जाएगा। और इसके मध्य में देखिए आप, ये तीनों का ट्रायो, ये इन तीनों का सम्मिलित जो स्थान है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इसलिए मैंने इसको एक यूनिट के रूप में आपको पढ़ने को बोला, एक सेक्शन। जितने कंसेप्ट्स आप इसके अंदर पढ़ें उन सबको आपको कोरिलेट करना है, एक दूसरे के साथ में मर्ज करने की कोशिश करनी है। उन कंसेप्ट को एक दूसरे के साथ में पैरेलल चलाना है। तो आप भौतिक भूगोल को इतना बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि आप तुलना नहीं कर सकते इस चीज की। तो हमारा जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसके अंदर मैंने ये जो 4 यूनिट है इसको एक सेक्शन के रूप में मैंने बोला कि आपको पढ़ना है भौतिक भूगोल। अब 4 यूनिट के बाद में भूगोल का सिलेबस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो 5वीं यूनिट आएगी। अब हम 5th यूनिट की बात करते हैं। 5वीं यूनिट, इसका जो टाइटल है वो है जनसंख्या भूगोल एवं अधिवास भूगोल, यानी जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। ये 5th यूनिट है इसके अंदर। अब जब आप जनसंख्या और अधिवास भूगोल की बात करते हैं तो 2 अलग अलग किताबें देखने को मिल रही हैं यहां पर, 2 अलग अलग बुक्स आपके सामने आई। एक तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी और दूसरा आया अधिवास भूगोल। बहुत सारे अच्छे ऑथर हैं। चांदना की बुक आती है जनसंख्या भूगोल, चांदना। और अधिवास भूगोल के अंदर बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करने वाला हूं उस किताब के ऊपर आप थोड़ा सा गौर जरूर करें कि अधिवास भूगोल, मैं आपके सामने 2 बुक्स दिखा रहा हूं। एक तो अधिवास भूगोल है आरसी तिवारी, और एक मैं आपको दिखा रहा हूं सुरेश चंद्र बंसल का नगरी भूगोल, अर्बन ज्योग्राफी बाय सुरेश चंद्र बंसल।
काफ़ी ऑथेंटिक बुक्स के रूप में मैं समझता हूँ ये किताबें हैं। एक तो प्रवालिका पब्लिकेशन से है और एक मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ। ये दोनों, एक तो इलाहाबाद से इसका प्रकाशन होता है और एक इस बुक का मेरठ से सुरेश चंद्र बंसल, काफ़ी अच्छे ऑथर के रूप में जाने जाते हैं और काफ़ी अच्छी बुक्स, काफ़ी अच्छे डेटा फैक्ट्स के साथ में इन्होंने बुक्स लिखी है। तो नगरीय भूगोल सुरेश चंद्र बंसल और अधिवास भूगोल आरसी तिवारी, इनको मैं रिकमेंड करता हूं, आप ये किताबें जरूर से पढ़ें। काफी अच्छा नॉलेज आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ये अपनी पंचम यूनिट है, 5वीं यूनिट है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। 6th यूनिट, 6ठी यूनिट जो हमारी आती है, जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां और क्षेत्रीय विकास का भूगोल आता है। एरियल डेवलपमेंट ज्योग्राफी और इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड, यानी कि जो 6th यूनिट है वो है आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल। आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास का भूगोल। ये 6th यूनिट है। इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं, लाइक इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, लाइक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, लाइक इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है। सबकी किताबें भी अलग अलग देखने को मिलती है। उन बुक्स के बारे में भी आपको फर्दर मैं बहुत एक प्रिसाइज बुक्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से, कि आप वो किताबें खरीदें और उन बुक्स का आप बहुत सूक्ष्म अध्ययन करें। मैं ये नहीं कहता, मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि किसी गाइड के भरोसे अपनी पढ़ाई कर लें। आप किसी एक सिंगल बुक जिसमें 10 यूनिट आती है और वो उससे आप पढ़ाई कर लें। मेरा ये ओपिनियन नहीं है, मेरा ये मानना नहीं है। कारण है इसके पीछे कि आप नेट की तैयारी करते करते असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी पूर्ण कर लेते हैं। ये मान के चलिए, आप भारत के अंदर किसी भी राज्य में या कई विश्वविद्यालयों में आयोजित होने वाली सहायक आचार्य की भर्ती से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी आप अपने इस नेट की तैयारी के साथ में 70% तक कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको पढ़ना बहुत ही ऑथेंटिक डिटेल बुक्स से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आपने 1 वीक सीरीज ले ली यहां पर भी और अपनी पढ़ाई करने लगे। बिल्कुल नहीं करना, कतई नहीं करना। टाइम देना सब्जेक्ट को। मैंने आपको पहले भी मेरे वीडियोस के माध्यम से बताया है कि आप अगर विषय को समय देंगे तो ये विषय आपका समय बदलने की ताकत रखता है, ये आप मान के चलिए। बहुत सारे इसके सब ब्रांचेस आपको इसके अंतर्गत मैंने बताया, जैसे कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड ज्योग्राफी एंड रीजनल डेवलपमेंट, प्रादेशिक विकास, इसको प्रादेशिक नियोजन के रूप में भी आप देख सकते हैं। ये 6th यूनिट है। फिर 7th यूनिट आती है इसकी, वो क्या है? सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल। ये इसकी 7वीं यूनिट है। यानी कि सांस्कृतिक, गायत्री प्रसाद की बुक आती है सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर गायत्री प्रसाद, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद। काफी अच्छी बुक मान के चलता हूं मैं। इसमें बहुत डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक पक्षों को पढ़ना बहुत बोरियत भरा हो सकता है आपके लिए, जस्ट लाइक ए हिस्टोरिकल स्टडी। कुछ ऐसा टेस्ट होता है इस सब्जेक्ट का। संस्कृति को पढ़ना, सांस्कृतिक पक्षों को पढ़ना, सांस्कृतिक पक्षों के बारे में डिटेल स्टडी करना। ठीक है, तो गायत्री प्रसाद, सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी और राजनीतिक भूगोल। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरा सब भूगोल के अंदर राजनीतिक भूगोल जो है उसको मैं काफी लंबे समय से पढ़ता आ रहा हूं। मेरा
फिजिकल ज्योग्राफी में काफी अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन राजनीतिक भूगोल बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। आप कभी इसको वर्ल्ड सिनेरियो के साथ में जोड़ के देखें, जियोपॉलिटिकल व्यूज को आप पढ़ के देखें, तो आपको लगेगा कि जो आज से 300 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले दी हुई विचारधाराएं हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं इस संपूर्ण समसामयिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। मैंने हाल ही में एक समाचार पत्र में अपना लेख प्रकाशित किया था। उस लेख में मैंने ये 80 महान, अल्फ्रेड थेयर महान एक नौसेना के काफी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति थे। उन्होंने यूएसए के विकास को लेकर अपनी विचारधारा प्रस्तुत की थी। समुद्र शक्ति पर आधारित दृष्टिकोण, सी पावर कंसेप्ट बाय अल्फ्रेड थेयर महान। उस 200 या 250 साल पहले दिए हुए अल्फ्रेड थेयर महान के कंसेप्ट को वर्तमान यूएसए और ईरान के मध्य में होने वाला जो सामरिक संघर्ष है उसके साथ कभी आप जोड़ के देखना, आपको लगेगा कि यार 250 साल पहले उस व्यक्ति ने ये जो वर्तमान में घटित हो रहा घटना चक्र है उसको पहले ही दिखा दिया था, पहले ही बता दिया था कि ऐसी चीजें होगी, ऐसी चीजें हो सकती है। सो काफी इंटरेस्टिंग पेपर है राजनीतिक भूगोल। आर डी दीक्षित इसके अंतर्गत, टीचर का नाम मैंने आपको लिया। एक पी.आर. चौहान, उनका नाम भी आता है, राजनीतिक भूगोल उन्होंने भी लिखी है। पी.आर. चौहान और आर डी दीक्षित, ये दो व्यक्ति नाम मैंने आपको बताया। उनके ऑथर के नाम है राजनीतिक भूगोल के। कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर गायत्री प्रसाद। सामाजिक भूगोल स्पेसिफाई कोई अच्छी हम ऑथेंटिक बुक नहीं मान के चलते, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत काफी कुछ इसका पोर्शन आता है। ये हो गई इसकी 7th यूनिट। 7th यूनिट तक ये 3 यूनिट, जैसे मैंने पहली 4 यूनिट का एक सेक्शन बनाया था, कौन सा था वो? भौतिक भूगोल, जिसके अंदर 4 यूनिट बनाई। मैंने कैसे बनाई? जलमंडल, थलमंडल, वायुमंडल और उभय वाला भाग जो था, उनमें जो सबसे कॉमन वाला भाग था वो क्या था? बायोस्फीयर, जैवमंडल, पर्यावरण को पढ़ना, पारिस्थितिकी को पढ़ना, बहुत सारी चीजें उसके अंतर्गत इंक्लूड होगी। एक सेक्शन बनाया उसका। अब मैं इन 5वीं, 6ठी और 7वीं यूनिट को मिलाकर एक सेक्शन बना रहा हूं, सेक्शन बी। ए सेक्शन को कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया, उसका क्या टेस्ट है, उसके अंदर आने वाले टॉपिक किस तरह के हैं। दे आर टोटली थ्योरी बेस्ड। बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आएंगे जिनको आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। समझने वाले कंसेप्ट्स हैं और उन्हीं समझने वाले कंसेप्ट्स के आधार पर आपको कई फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। आप खुद फैक्ट्स बना सकते हो उसके अंतर्गत। यहां पर जो तीनों पेपर, ये जो तीनों यूनिट है, और इस तीनों यूनिट के अंदर कोई 10 पेपर आते हैं। मैंने आपको बताया ना, 10 पेपर इसके अंतर्गत इंक्लूड है। देखो, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल, ठीक है, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, अधिवास भूगोल के अंदर नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल। तो दे आर ऑल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कृषि भूगोल, ये सभी इस बी सेक्शन के अंदर इंक्लूड है। कई सारी थ्योरीज भी आएगी, बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट की तुलना में इसके अंतर्गत फैक्ट्स ज्यादा आपने को जानने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स। और उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर एमसीक्यूज बनते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण होता है। ये दूसरा सेक्शन मैंने बताया बी, इसको आप नाम दे दो ह्यूमन ज्योग्राफी। बस हम नेट के सिलेबस के 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट के 2 सेक्शन मैंने आपको बताया, जिसके अंदर 7 यूनिट कवर हो गई। पहला भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। अब सब टॉपिक, सब ब्रांचेस आपको अच्छी तरह से पहले दिमाग में सेट करने पड़ेंगे कि भौतिक भूगोल पढ़ना है, और फर्स्ट ईयर से आप भौतिक भूगोल लेके चल रहे हो और आपका टारगेट है साहब मुझे तो एमए ज्योग्राफी से करना है और मुझे नेट करना है। कोई पॉलिटिकल वाला बच्चा है तो पॉलिटिकल वाला बच्चा पॉलिटिकल के सिलेबस को उठाकर उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करे। हिस्ट्री वाला बच्चा है तो हिस्ट्री की तरफ प्रिपेयर करे।
लेकिन ज्योग्राफी वाला बच्चा कैसे प्रिपेयर करे? उसके दिमाग में चलना चाहिए कि प्रथम वर्ष में मैंने साहब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, ये जियोमॉर्फोलॉजी मुझे कहां मिलेगा? नेट में भी मिलेगा, पीजी पढ़ूंगा तब भी मिलेगा। तो क्यों ना प्रथम वर्ष के उस भू आकृति विज्ञान के ज्ञान को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में आगे बढ़ाया जाए। संचयी बारंबारता पढ़ा होगा आपने, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं हम लोग। ज्योग्राफी बहुत बहुविषयक है, बहुत आयाम है उसके अंतर्गत। स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी भूगोल नाम से भी एक, या भूगोल में सांख्यिकी विधियां के नाम से एक बुक भी चलती है, और काफी अच्छे अच्छे स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट जो हैं तो ज्योग्राफी के अंदर जिसका एप्लीकेशन फॉर्मेट देखा जाता है और रिसर्च बहुत ज्यादा होता है उसके अंतर्गत। सो इस पूरे सेक्शन को आप ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में देखें। बहुत सारी बुक्स आएगी इसके अंतर्गत, हर एक किताब को खरीदना है, नेट की तैयारी करनी है। तो मैंने बताया ना, फर्स्ट ईयर से लेकर एमए फाइनल तक जाओगे, 25,000 की किताब का टारगेट रखना है मिनिमम। अच्छी पढ़ाई करनी है तो बाकी जैसा जो कर रहा है, वर्तमान जगत चल रहा है, उसको चलने दो। लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, एक अच्छा अचीवमेंट लेना है, तो हमें किताबें तो मिनिमम खरीदनी ही पड़ेगी। मोबाइल भले ही आप एक वर्जन कम का ले लीजिए, 50,000 की जगह 20,000 से काम चला लीजिए, बट अगर आपको पढ़ाई करते हुए अपना करियर बनाना है तो आपको क्या करना है? बुक्स का साथ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बुक्स तो आपको खरीदनी। सो ये दूसरा सेक्शन ह्यूमन ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल कंप्लीट, मानव भूगोल कंप्लीट। सिलेबस को समझा रहा हूं मैं आपको, इस सिलेबस को भली भांति समझे। बुक्स कौन सी खरीदनी है, किस ऑथर की किताब आपको परचेज करनी है, इसके साथ में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लिटरेचर है जिनसे आपको टच रहना है, संपर्क में रहना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखिए, इसके बाद में आता है यूनिट नंबर 8, 8th यूनिट। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर हमें भूगोल पढ़ना है और भूगोल विषय के माध्यम से आपको नेट करना है या ज्योग्राफी में कुछ अचीव करना है, जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज लेक्चरर बने, जरूरी नहीं है कि आप एक स्कूल लेक्चरर बने या टीचिंग प्रोफेशन ही चुने। ज्योग्राफी करते हुए बहुत सारे टाउन प्लानिंग के कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, इसरो में भी जुड़ सकते हैं। चीजें बहुत है, ठीक है, बहुत वास्ट एरिया है, बस आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। नेशनल थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन नेटमो कलकत्ता, उससे भी जुड़ सकते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का सर्वेक्षण विभाग, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। पर चीजें आपको कुछ प्रिसाइज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने केवल एमए ज्योग्राफी कर लिया, बस कर लिया, प्रैक्टिकल था इसलिए कर लिया, आ गए, ठीक ठाक परसेंटेज भी बन गए, बाकी नॉलेज के नाम पे आप जीरो हैं। तो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाना मैं नहीं सफर कर सकता, मेरे दिमाग में वो चीजें नहीं सेट होती, वैसा छात्र मेरे दिमाग में खरा नहीं उतरता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, अगर उसको सब्जेक्ट या पढ़ाई के माध्यम से आगे भविष्य में कुछ करना है तो बहुत प्रिसाइसली चीजों को करना पड़ेगा। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया 8th यूनिट के बारे में, इसका जो टाइटल है वो भौगोलिक चिंतन। भौगोलिक चिंतन, मैं मान के चलता हूं भूगोल के विद्यार्थी के लिए यह एक महाकाव्य से कम नहीं है। भूगोल के विद्यार्थी के लिए एक महाकाव्य से कम नहीं है। जैसे रामायण महाभारत है ना, मैं तुलना नहीं कर रहा कि वो बहुत ही उच्च स्तरीय पुस्तकें हैं, पुस्तकें नहीं है, वो हमारे लिए आदर्श है। लेकिन भूगोल का विद्यार्थी जब अपने को आगे बढ़ाए, विषय की ओर आगे बढ़ाए, तो भौगोलिक चिंतन नामक इस यूनिट को सभी 10 यूनिट की
श्रेणी में सबसे ऊपर रखें, टॉप पे रखें। अगर आप भौगोलिक चिंतन को सुव्यवस्थित क्रम में पढ़ जाते हैं तो यह मानकर चलिए 50% भूगोल होलिस्टिक रूप से आप समझ जाएंगे। यह मेरा दावा। बस आपको इस भौगोलिक चिंतन को क्रमवार पढ़ना है, जिसे कह सकते हैं कालक्रमानुसार विषय कैसे विकसित हुआ, विषय कैसे बना। इस बात पर अगर कोई सब्जेक्टिविटी का या इस बात पर अगर भूगोल में कोई पेपर गौर करता है तो वो है भौगोलिक चिंतन, ज्योग्राफिकल थॉट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ज्योग्राफी। लाइक वी जस्ट अपने दिमाग में जब भी पॉइंट आता है कि भूगोल की शुरुआत कहां से हुई, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि भूगोल विषय के रूप में प्रतिस्थापित कैसे हुआ। तो ग्रीक को पढ़ते हैं, रोमन्स को पढ़ते हैं, अरब काल को पढ़ते हैं, पुनर्जागरण काल को पढ़ते हैं, द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज को पढ़ते हैं। पुनर्जागरण काल के बाद आया एज ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज, खोजों एवं अन्वेषणों का काल। तो क्रमानुसार जब आप आगे बढ़ते हैं तो जितने भूगोलवेता इस धरती पे हुए हैं उन सभी भूगोलवेताओं के नाम, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें, उनके द्वारा दिया हुआ योगदान आप इस सब्जेक्टिविटी से समझ लेंगे। यानी कि भूगोल के बहुत अच्छे फैक्ट्स आपको इस पुस्तक के द्वारा प्राप्त होंगे। भौगोलिक चिंतन, बहुत सारी किताबें हैं। मैंने मेरे कॉलेज एजुकेशन में SM जैन पढ़ा था, शेषमल जैन का भौगोलिक चिंतन। बाकी माजिद हुसैन साहब ने भी काफी अच्छी पुस्तक लिखी है ज्योग्राफिकल थॉट की, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारा और भी लिटरेचर भौगोलिक चिंतन को लेकर अवेलेबल है। SD कौशिक, उनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सो यूनिट नंबर 8 ये है सी सेक्शन आपका। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और सी तक आते आते 8 यूनिट कंप्लीट हो गई। अब बची 2 यूनिट आपके सामने, ठीक है। यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10, ठीक है। 8 यूनिट हो गई भौगोलिक चिंतन। यूनिट नंबर 9 मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है भूगोल में। हर एक का होता है। मैंने आपको कहा कि ग्रेजुएशन करते हुए हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। कोई एक ऐसा विषय जरूर होता है कि जिससे हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, जो हमें बहुत कंफर्ट जोन प्रदान करता है। और अब जब आप पीजी करते हैं ना, तो उस पीजी में बहुत सारे पेपर होते हैं। उन पेपरों में कोई एक पेपर ऐसा भी हो जाता है जिसमें आप बहुत कंफर्ट जोन फील करते हैं। फिर अब और आगे आप बढ़ते हैं, रिसर्च फील्ड में जाते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट वाला पेपर है ना, उस पेपर में कई ऐसे सब टॉपिक्स होते हैं, उनमें से कोई एक टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्टफुल हो जाता है, तभी तो आप पीएचडी कर पाते हैं। बहुत माइन्यूट सा, बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आपको पीएचडी करनी होती। सो ये तो इंटरेस्ट की बात है, आपके लगाव की बात है, विषय के प्रति आपके अटैचमेंट की बात है। मेरा अटैचमेंट है इसके साथ। 9th यूनिट जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल। इसमें अपन ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की बात करते हैं, भौगोलिक तकनीकें, ठीक है। सारा जितना भी ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है, कुल मिलाकर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, प्रयोगात्मक भूगोल। जेपी शर्मा, मैं मान के चलता हूं उससे बेहतर किताब नहीं देखी मैंने, कई लिखी ऑथर्स ने, लेकिन द बेस्ट बुक जेपी शर्मा। नोट कर लीजिए, पीजी लेवल की मोटी बुक आती है, उसको खरीदना है आपको। आप फर्स्ट ईयर में खरीद के रख लीजिए, आप पीजी तक आपको उस प्रैक्टिकल की किताब खरीदने की जरूरत नहीं, 5 साल कवर हो जाते हैं उस एक किताब में ही। 500 से 600 रुपए की बुक आती है, लेकिन आप प्रथम वर्ष में खरीद लो प्रैक्टिकल के नाम पर। एमए करते करते तक
आपको वही एक किताब सारा पीजी का नॉलेज दे देगी। और नेट के अंदर आने वाला ये पूरी जो यूनिट है ना, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, भौगोलिक तकनीकें, ये सारा कुछ उसके अंदर समाविष्ट है। काफी अच्छी बुक है भौगोलिक टेक्निक्स, जिसे हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। काफी अच्छा सब्जेक्ट है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि ज्योग्राफी मानचित्र के द्वारा पढ़ी जाती है, यानी कि मानचित्र उसका टूल है, लेकिन भूगोल का जो प्रायोगिक पक्ष है वो उसकी आत्मा है। मैं मान के चलता हूं द सोल ऑफ ज्योग्राफी इज इट्स प्रैक्टिकल नॉलेज। जितना मेटिकुलस ढंग से, जितना सूक्ष्म रूप से आप प्रायोगिक भूगोल को पढ़ेंगे, उतना भूगोल आपके दिमाग में घर करता जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स आते हैं इसके अंतर्गत। मानचित्रों के प्रकार क्या है, मानचित्रों का जैसे थीमेटिक मैप्स किस तरह के होते हैं, वितरण मानचित्र किस तरह के होते हैं, एयर फोटो रिमोट सेंसिंग, नई तकनीकें आपको 100% पढ़ना पड़ेगा। उसके ऊपर कई सारे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन रिसर्च, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे और भी, एयर फोटो रिमोट सेंसिंग, सारे सेक्शन इसके अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। और लास्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 10, तो ये हो गया डी सेक्शन। सी के बाद ये डी सेक्शन, और लास्ट जो है भारत का भूगोल। आपको पता है भारत का भूगोल पढ़ने का मतलब है भारत और राज्य स्तरीय सभी प्रशासनिक सेवाओं में इस सब्जेक्ट को लेकर आप कोई नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, या किसी प्रकार का सिलेक्शन नहीं डाल सकते यार इसको नहीं पढ़ा जाए। पढ़ना ही पड़ेगा। भारत के निवासी है तो भारत तो पढ़ना ही पड़ेगा। भारत का भूगोल है, रीजनल ज्योग्राफी, इसको हम प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। ये मेरी नजर में ई सेक्शन है। तो मैंने आपको बताया ए, बी, सी, डी और ई सेक्शन, ये 5 सेक्शन मिलकर पूरा भूगोल यूजीसी नेट को कंप्लीट कर देते हैं। तो मैंने आपको आज जो फ्रेमवर्क बताया, एक रोड मैप बताया कि कैसे एक भूगोल का विद्यार्थी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करे और कैसे प्रत्येक यूनिट का अध्ययन करे, और प्रत्येक यूनिट का अध्ययन किसी एक स्पेसिफिक बुक के माध्यम से करे, न कि किसी गाइड के माध्यम से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा जो ध्येय वाक्य है पाथ ऑफ ज्ञाना का, कि ईश्वर में आप सदैव विश्वास रखें और ज्ञान विज्ञान का साथ आप कभी नहीं छोड़ें। थैंक यू सो मच।